क्या सच में यूएस मार्केट्स क्रैश कर सकती हैं और क्या पहली बार कर सकता है यूएस अपने बॉन्ड्स पर डिफॉल्ट? बहुत ही ज़्यादा मेजर क्वेश्चन है मार्केट के लिए एंड लोग इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आज कल में क्या हुआ है यूएस मार्केट्स के अंदर एंड क्या हाल चल रहे हैं यूएस डिफॉल्ट के। बेसिकली क्या सच्ची में यूएस डिफॉल्ट कर सकता है? सबसे पहले तो अगर मैं कल की बात करूं तो कल यूएस की निगोशिएशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही थी, बट आज जब बात हो रही है तो आज ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो यूएस की निगोशिएशंस है वो एक इम्पास पे आ गई हैं। बेसिकली की निगोशिएशंस ऊपर नहीं बढ़ पा रही हैं। दोनों ही पार्टीज, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, यूएसए में 2 पार्टी सिस्टम चलता है एंड ये 2 पार्टी रहती हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो उनके प्रेसिडेंट हैं बेसिकली जो बिडेन, अगर उनकी देखे जाए तो तीनों ही पार्टीज एक दूसरे के साथ कोई सहमति नहीं बिठा पा रही हैं, जिसके कारण कि कहीं ना कहीं यूएस को काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करूँ तो जो आज मीटिंग हुई उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी आई है कि कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल के आ पा रहा है, जबकि कल ये बात हुई थी कि शायद से हम रेजोल्यूशन के बहुत पास हैं और कल रात को या आज सुबह तक कोई ना कोई रेजोल्यूशन हमें मिल जाना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एंड इनफैक्ट अब तो हालात कुछ ऐसे आ गए कि जो यूएसए के रिपब्लिकन पार्टी है वो इसी चीज़ को क्वेश्चन करने लग गई है कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा है कि जो यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है वो बार बार इस बात का अंदेशा दे चुकी है कि 1 जून तक भी यूएस से अपने बेसिकली सारे के सारे पैसे यूएसए के ख़त्म हो सकते हैं अब, और वो डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट कर सकता है। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट आ सकता है यूएसए के अंदर 1 जून तक भी। बट अब उनके पार्टी के ही मेंबर्स इस बात से डिसएग्री करने लग गए हैं कि क्या ये बात सही भी है, क्या वो ट्रेजरी सेक्रेटरी ही सही बोल रही हैं। तो इसके कारण काफ़ी सारी टेंशन्स हमें टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकती है। एंड इनफैक्ट आज के दिन में जो काफ़ी डिफरेंट बात रही है वो काफ़ी डिफरेंट बात यह है कि दोनों ही पार्टीज़ जब मीटिंग से बाहर निकली हैं, दोनों ही पार्टीज़ का ये कहना है, चाहे वो जो बिडेन की तरफ से हो और चाहे वो रिपब्लिकन्स की तरफ से हो, कि हमारी कोई फर्दर मीटिंग्स प्लान नहीं है, जो कि एटलीस्ट मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन देती है। क्योंकि भाई अगर बेसिकली लीग ऑफ कॉन्वर्सेशन आगे चलती रहेगी, कॉन्वर्सेशंस एटलीस्ट आगे प्लान रहेगी, अगर आज उनके कमेंट्स थोड़े नेगेटिव आते बट उसके बाद बोलते हैं कि चलो यार शाम को 5 बजे हमारी एक मीटिंग है या फिर हम उसमें बात करने वाले हैं, तो फिर भी एक उम्मीद मिलती है। बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। बेसिकली उनको कहा गया है कि हमारी अभी तो कोई भी फर्दर मीटिंग्स प्लान्ड नहीं है। दोनों ही पार्टीज़ काफ़ी पेसिमिस्टिक दिखाई दे रही हैं, दोनों ही पार्टीज़ अपने झुकने के लिए तैयार नहीं है। दोनों ही पार्टीज़ बोल रही हैं कि हम काफ़ी आगे आ गए हैं एंड इससे आगे हम शायद ना जा पाए, तो इसलिए एक इम्पास आ गया है। एंड बेसिकली दोनों ही पार्टी एक दूसरे की सहमति नहीं बैठा पा रही है। बट थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि मेन डिफरेंसेस क्या है दोनों पार्टीज में। बेसिकली उनकी जो रूलिंग पार्टी है या बेसिकली कहा जाए जो उनके प्रेसिडेंट की तरफ से जो पार्टी है एंड जो रिपब्लिकन से डिफरेंस कहाँ रहे हैं, डिफरेंस आ रहे हैं सबसे बड़े स्पेंडिंग कट्स के अंदर। जो दोनों ही पार्टीज हैं स्पेंडिंग कट्स करने के लिए तैयार नहीं। बेसिकली रिपब्लिकन स्पेंडिंग कट्स बोल रहे हैं, जो बिडेन स्पेंडिंग कट्स इतने ज़्यादा करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि पहले वो स्पेंडिंग कट्स में बहुत ज़्यादा अड़े हुए थे जो बिडेन, कि हम बिल्कुल भी मतलब बिना किसी हम कुछ भी बदले में नहीं देना चाहते हैं डेट लिमिट बढ़ाने के लिए। बट अब वो उस पर कहीं ना कहीं मान गए हैं कि चलो ठीक है, अगर आप हमारी डेट लिमिट बढ़वा देते हो तो हम कहीं ना कहीं छोटे से स्पेंडिंग कट्स के लिए मान देंगे। स्पेंडिंग कट्स कैसे, बेसिकली जो भी उनकी डोमेस्टिक स्पेंडिंग होने वाली है, रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि वो कट डाउन हो जाए आने वाले 10 सालों तक। अब वो उस पर डाउन आ गया है, 6 सालों तक भी वो मानने के लिए तैयार है। बट अब भी ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है जो बिडेन को। एंड कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो मेजर टेंशन है वो इसी को लेके है कि रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि एक स्पेंडिंग कट आए, बट जो बिडेन उस चीज़ को नहीं मानने के लिए तैयार है। इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद एक और चीज़ आ रही है जो बेसिकली बॉन्ड मार्केट है। अगर हमें थोड़ा ढंग से समझना है कि कितना रिस्क आ सकता है इस चीज़ से हमारी इंडियन मार्केट्स के अंदर, तो सबसे अच्छा पैरामीटर है वो है यूएस की बॉन्ड मार्केट्स को ट्रैक करना। खासकर जो हमारे जून की एक्सपायरी के मंथ्स है, अगर हम उसको ट्रैक करें, उसकी बॉन्ड मार्केट को ट्रैक करें, तो उसकी यील्ड से हमें पता चल सकता है कि लोगों में कितनी टेंशन है कि यूएस डिफ़ॉल्ट कर सकता है। क्योंकि
कि अगर मैं जून मंथ के बॉन्ड्स के प्रीमियम देखूं तो वो 6%, जी हाँ 6% पे पहुंच गए हैं। मे बी एज एन इंडियन हमें बहुत ज़्यादा ना लगे, बट यूएस के जो रेट्स चलते हैं बॉन्ड्स के उसके हिसाब से 6% बहुत ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा कंपैरिजन करना चाहते हैं तो जो बॉन्ड्स हैं हमारे मई 30 को एक्सपायर हो रहे हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनकी यील्ड बस 2% है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं लोगों को कितना ज़्यादा डर है, कितना ज़्यादा लोग प्रीमियम मांग रहे हैं एक एवरेज रेट से बॉन्ड्स के ऊपर यूएस के अंदर, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि लाइक ओके सिचुएशंस काफ़ी डायर हो चुकी हैं एंड ये टेंशंस अब बढ़ रही हैं एंड एक एक्चुअल रियलाइजेशन आ रहा है इन्वेस्टर्स के अंदर कि शायद यूएस से पहली बार टेक्निकली डिफॉल्ट कर सकता है अपने बॉन्ड्स में। एंड अगर ऐसा होता है तो बहुत ही ज़्यादा सिवियर सिचुएशन हो जाएगी सबके लिए ही, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं। एंड मतलब सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट पार्ट है इस सिचुएशन का वो ये है कि इसे प्राइस इन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारी मार्केट्स के अंदर, बिकॉज जो चीज़ें पहले हो चुकी होती हैं उसे लोग प्राइस इन कर सकते हैं कि लाइक ओके इसका ये इम्पैक्ट रहेगा, इसका ऐसे जाएंगे, फिर हम ऐसा कर सकते हैं। बट ये सिनेरियो मार्केट्स ने कभी भी नहीं देखा है, कभी भी यूएस ने डिफॉल्ट नहीं करा है, तो इसकी वजह से इसे आप प्राइसिंग नहीं कर सकते, आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि मार्केट की मूवमेंट्स कैसे रहेगी, कि क्या सबसे मेजरली क्या कोई सेक्टर रहेगा जिसको इससे बेनिफिट मिल सके। तो वो एक सिचुएशन है जहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं एंड लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि आगे हम क्या करें। तो बेसिकली अब सिनेरियो ये बनता दिख रहा है कि एक छोटी पॉसिबिलिटी है कि यूएस टेक्निकली बेसिकली डिफ़ॉल्ट कर सकता है। उससे भी ज़्यादा जो चिंता भरी बात है वो ये है कि अगर ये सिचुएशन थोड़ी और ख़राब होती है तो इवन इफ़ अगर इस चीज़ का रेजोल्यूशन निकल जाता है तो भी यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग है, जी हाँ इस टाइम पे यूएस की क्रेडिट रेटिंग AAA है, हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग जो आपको मिल सकती है। बट अगर ये सिचुएशन थोड़ी और ख़राब होती है तो जो यूएस की क्रेडिट रेटिंग है वो कट डाउन भी करी जा सकती है। ये चीज़ इस चीज़ का जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है वो है 2011 में भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो बने थे, उसका रिजोल्यूशन निकल गया था बट उनकी क्रेडिट रेटिंग कट डाउन हो चुकी थी। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो यूएस की क्रेडिट रेटिंग है वो इसके रेजोल्यूशन के बाद कट डाउन हुई थी। तो वो सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट है कि अगर इस चीज़ का बेसिकली कोई रेजोल्यूशन निकल भी जाता है तो भी क्रेडिट रेटिंग कट डाउन हो सकती है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर यूएस की क्रेडिट रेटिंग डाउन होती है तो उनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और अगर उनकी इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स तक वो इफेक्ट रिपल करके आएगा ज़रूर, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में सारी की सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड रहती हैं यूएस मार्केट से, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन मार्केट्स में एफआईआई ज़्यादा हैं, एफआईआई के फंड ज़्यादा हैं बेसिकली इंडियन मार्केट्स में। तो अगर एफआईआई को वहाँ पर जाके दिक्कत आती है तो इंडियन मार्केट्स में उनकी स्पेंडिंग कम हो सकती है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण बेसिकली हमारे इंडियन मार्केट्स गिर जाएंगी और तो कुछ भी नहीं होगा। तो अब यूएस के अंदर 3 सिनेरियो बनते दिख रहे हैं। एक तरफ रिसेशन के फियर्स हैं क्योंकि इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे कम हो रही है। दूसरी तरफ एक नई डेवलपमेंट हुई है और वो नई डेवलपमेंट बेसिकली है कि जो उनके न्यू हाउसिंग सेल्स हैं वो काफ़ी हाईएस्ट आई हैं पूरे ईयर में। एंड न्यू हाउसिंग सेल्स के साथ साथ बेसिकली क्या है, जो उनके यूएस के बिजनेसेस की जो ग्रोथ है वो हाईएस्ट आई है मई में ओवर द ईयर। इतनी ज़्यादा ग्रोथ हमने पूरे साल में नहीं देखी है जितनी हमने मई में देखी है। तो कहीं ना कहीं वो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर लेके आता है जी। इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली या फिर प्राइजेस का बढ़ना इन्फ्लेशन बढ़ाती है, और जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं रिसेशन की एंड उस टाइम पे अगर इन्फ्लेशन बढ़ाने वाली चीज़ें भी बढ़ रही हैं तो हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद कम हो जाती है कि जो वहाँ का फेड है वो अब इंटरेस्ट रेट कट डाउन करेगा एंड जिसके कारण स्टॉक मार्केट एक रैली देख सकती है। तो उस चीज़ की हमारी एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टेंशन वाली सिनेरियो ले आता है कि अगर एक तरफ पे हमारे पास रिसेशन आ गया और दूसरी तरफ हमारा इन्फ्लेशन भी हाई रहा तो हमें वहाँ से भी हेल्प नहीं मिलेगी और मे बी हम एक स्टैगफ्लेशन की कैटेगरी में फंस जाएंगे। मीन्स लो ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन, जो कि सबसे ही खराब सिचुएशन है जिसमें भी कंट्री हो सकती है। और उसके ऊपर से एक चेरी ऑन द टॉप वाली बात है कि यूएस के अभी जो डिफ़ॉल्ट फियर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। ये फियर्स कितने, अगर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है तो आप इस बात से लगा सकते हैं। जो जेपी मॉर्गन चेस है उनकी रिकमेंडेशन अब ये आ रही है कि अपना पैसा सारे के सारे एसेट क्लास से निकाल कर आप
कैश में रखें। तो लाइक कैश सबसे ज़्यादा इस टाइम पे, क्योंकि अभी किसी को भी पता नहीं है कि सिनेरियो क्या रहने वाला है, तो इसी वजह से कैश की रिकमेंडेशन सबसे ज़्यादा सेफ हो चुकी है। एंड मीन्स अगर आपको ये इकोनॉमिक सिनेरियो समझ नहीं आ रहे हैं एंड आपको नहीं पता चल रहा है कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, सो आई गेस मे बी 15 दिन के लिए अपना पैसा कैश में रखने के लिए कुछ नहीं जाता। मैं खुद काफ़ी ढूंढ रहा हूँ कि लाइक ओके, मैं अपने आप को कैसे हेज कर सकता हूँ। मेरे पास भी कुछ आइडियाज़ हैं जो मैं चीज़ें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मेरे को गोल्ड एक अच्छा सब्स्टिट्यूट लग रहा है अपने लिए। इस टाइम पे थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट करना है एटलीस्ट फॉर 15 और 20 डेज, बिकॉज अगर यूएसए अपने बॉन्ड्स पर डिफॉल्ट करता है तो सबसे ज़्यादा जो करेंसी का रिप्लेसमेंट है, जो सेफ हेवन देखा जाता है लोगों द्वारा, वो गोल्ड देखा जाता है। तो गोल्ड में वहाँ पे एक एप्रिसिएशन हमें मिल सकती है, जैसा कि हमें इनफैक्ट यूएस डॉलर में भी दिख रही है। आपको अगर पता चले तो जो रिसेशनरी फियर्स थे यूएस के, उसके कारण यूएस डॉलर वीक हो रहा था या फिर स्टेगनेंट रह रहा था एज कंपेयर टू हमारा आईएनआर। अगर मैं कंपेयर करूं पिछले 2-3 महीनों से, बट अगर मैं अब करंटली सिचुएशन देखूं पिछले 3-4-5 दिनों की, तो यूएस डॉलर एक्चुअली स्ट्रेंथ पे आ रहा है। यूएस डॉलर स्ट्रेंथ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि सारे के सारे लोग अगर एसेट क्लासेस बेच रहे हैं और अपना पैसा कैश में रख रहे हैं, तो बेसिकली कैश की डिमांड बढ़ रही है यूएस के अंदर, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो यूएस डॉलर की वैल्यू है वो अप्रिशिएट होती दिख रही है। और ये मेरा सबसे ज़्यादा एक मेजर पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें रैली का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ये है कि बेसिकली जो डॉलर है, डॉलर ने अप्रिशिएट करना बंद कर दिया था। तो जो एफआईआईज इंडिया में आते थे, उन्हें अपने उनके रिटर्न्स बेसिकली कट डाउन नहीं होते थे कि चलो भाई वो लोग आए, उन्होंने अपना पैसा आईएनआर में कन्वर्ट कराया, इन्वेस्ट करा, उसके बाद जब अपना पैसा वापस लेके जाते थे तब तक डॉलर अप्रिशिएट हो चुका होता था, और जितने परसेंट से वो अप्रिशिएट होता था उतना उनके बेसिकली इन्वेस्टमेंट में उनको नुकसान रहता था। तो वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सेफ थे कि चलो भाई एटलीस्ट डॉलर अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो इंडिया में पैसा लगाने का ज़्यादा फायदा है। बट अगर अब डॉलर अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देता है तो कहीं ना कहीं मुझे डर है कि हो सकता है एफआईआईज अपनी बाइंग इन रोक सकते हैं इंडिया के अंदर, जो कि एक बेसिकली इंडियन मार्केट्स पे एक डायरेक्ट हिट हो सकता है। क्योंकि अभी ग्रोथ फैक्टर से ज़्यादा एफआईआईज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि जो डॉलर है वो अप्रिशिएट ना करे, क्योंकि उस मेंटेलिटीज से एफआईआईज इंडिया में आ रहे थे। मैंने उसके ऊपर एक पूरी वीडियो भी बना रखी है, अगर आप देखना चाहें तो, क्या क्या कारण है जिसके कारण एफआईआईज की इतनी बाइंग देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर। इंटरेस्टिंग लिटिल डिस्कशन है, एक ज़रूर देखिएगा। तो जो इतने सारे सिनेरियोज बन रहे हैं, इसके कारण हमें देखना कि हम मार्केट्स में कैसे ऑपरेट करेंगे। मार्केट्स में आपको कोई चीज़ आप बता सके ना बता सके, एटलीस्ट आप ये चीज़ बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा स्पाइक अप कर सकती है। क्योंकि अगर ये सिनेरियो थोड़ा बहुत भी खिंचता है तो हम बहुत ज़्यादा ही करीब हो जाएंगे। जैसे कि हमने कहा है कि जो येलन ट्रेजरी सेक्रेटरी येलन की स्टेटमेंट है, हम यूएस टेक्निकली 1 जून को भी अपना एक टेक्निकल डिफॉल्ट की लाइन में आ सकता है, उसके पास पैसे खत्म हो सकते हैं। तो उस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा क्लोजली देखना पड़ेगा कि क्या होता है। उसके कारण से अगर देखें तो हम मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, बहुत ही स्पाइकली एक अप एंड डाउन मूव्स की रैली देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है सेलर्स के लिए, जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए बहुत ही डायर सिचुएशन हो सकती है। हाँ, अगर एक बार पूरी की पूरी जो हमारा विक्स है या फिर जो हमारी वॉलेटिलिटी है किसी इंडिविजुअल स्टॉक की, अगर वो स्पाइक आउट कर जाए कि लाइक ओके दिस इज द मैक्स वॉलेटिलिटी, इससे ज़्यादा ऊपर वॉलेटिलिटी नहीं जाने वाली है, तो हाँ उसके बाद सेलिंग का ही मुझे सिनेरियो दिखाई देता है। बट जब तक वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, मुझे लगता है स्टिल एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी है। एंड अगर मार्केट्स बहुत ज़्यादा फॉल करती है तो ऑफ कोर्स हम इक्विटीज़ बाय करने की तरफ मैं देख सकता हूँ कि मैं क्या शायद इक्विटीज़ यहाँ पे बाय करने की सोचूं या फिर इक्विटीज़ में थोड़ी सी अपनी होल्डिंग बढ़ाऊं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हमें देखना पड़ेगा। थोड़ी सी जो चीज़ है, जैसे कि मैंने इन्फ्लेशन की बात करी कि इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, तो इन्फ्लेशन के बारे में और उसका हमारा बेसिकली इम्पैक्ट क्या रहने वाला है इंटरेस्ट रेट्स पे। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनका अब हाइक होने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है। बहुत ही ज़्यादा कोई सिवियर ही कंडीशन हो सकती है जिसमें अब रेट हाइक्स हो, बट जो रेट हाइक्स हैं वो बेसिकली कट डाउन में नहीं बदलेंगे। जो हमारे रेट्स हैं वो एक एलिवेटेड लेवल पे रह सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक।
जो कि सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली इतना ज़्यादा खराब होता तो नहीं, बट जो यूएस की मार्केट्स हैं और जो इंडियन मार्केट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये बात बिठा लिया है कि ईयर के एंड पे हमें रेट कट्स देखने को मिलेंगे, एंड जब ये एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी तो मार्केट एक फर्दर डाउनफॉल या एटलीस्ट टाइम करेक्शन तो देख ही सकता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं हाँ एक बात मानता हूँ कि यूएस की मार्केट्स की कंडीशन मुझे इस टाइम पे ज़्यादा खराब लग रही है एज़ कम्पेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट। यूएस स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा जिटरी मूवमेंट से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बेसिकली इकोनॉमिक ओवरहॉल्स हैं उनके ऊपर, मतलब काफ़ी ज़्यादा बर्डन्स हैं इकोनॉमिकली इस टाइम पे, जो मुझे लगता है उनके लिए सॉल्व करने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। जो एक छोटी उम्मीद की किरण है कि इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं वो ये है कि जो बेसिकली जो बिडेन की साइड के जो मेंबर्स हैं वो अपने जो बेसिकली पार्ट है उस पर नीचे आ सकते हैं या रिपब्लिकन्स की बात मान सकते हैं, क्योंकि मेन बात ये है कि एट द एंड जो सर्वेस के थ्रू जो डेटा रिलीज हो रहा है वो ये है कि अगर यूएस डिफॉल्ट करता है तो यूएस की जो जनरल पब्लिक है वो इसका ब्लेम प्रेसिडेंट पे डाल रही है। इस बार 2011 में सारा ब्लेम रिपब्लिकन्स पर आया था, बट इस बार ये जो ब्लेम है वो प्रेसिडेंट पे आ रहा है। तो ये किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, किसी भी बेसिकली किसी भी नेशन में बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ हो सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है बेसिकली जो बिडेन वगैरह अपनी कंडीशंस पर नीचे आ सकते हैं तो बात मान सकते हैं, एंड ऊपर से ये सिचुएशन भी शायद उतनी ज़्यादा सीवियर ना हो पाती अगर बाकी सारी इकोनॉमी ठीक चल रही होती। बट इस टाइम पे जब रिसेशन की फेयर्स चल रहे हैं, जब रिसेशन के फेयर्स हमारे पास चल रहे हैं, जब बैंक्स फेल हो रहे हैं यूएस के अंदर, तो इन सारी चीज़ों का ब्लेम भी कहीं ना कहीं करंट गवर्नमेंट के ऊपर आता है। तो उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर है ये बातें मानने के लिए, जिससे हमें एक छोटी उम्मीद है। बट हाँ, आज जो सबसे बड़ी बात हुई थी वो यही थी कि अब लोगों की जो स्टेटमेंट आ रही है वो थोड़ी पेसिमिस्टिक आ रही है यूएस को लेकर। तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा इस टाइम पर कि मार्केट्स कैसा बिहेव करती हैं। आई होप आप भी थोड़ा सोच समझ के ही ट्रेड्स लेंगे। मैं भी थोड़ा देखने वाला हूँ कि शायद मैं क्या पता गोल्ड बाय करूँ या फिर क्या करता हूँ मैं आगे, या मैं शॉर्टिंग में जाता हूँ या मैं अपनी पोजीशन हेज करता हूँ। अगर कोई भी ऐसी डेवलपमेंट होती है तो ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को बताऊँगा ज़रूर। एंड आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू, धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।